नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज की शानदार, धमाकेदार, ऊर्जा से भरपूर आज के सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाडे आपसे विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं आज की शानदार, जानदार, धमाकेदार, बेहतरीन विद्यार्थियों आज की क्लास, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट भर्ती परीक्षा के लिए सीडीपी, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में समान रूप से सहायता करने वाली है। तो इस क्लास को पूरा जरूर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी टेट भर्ती परीक्षा में आए हुए अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसमें आज हमारा विद्यार्थियों यूपी टेट 2021 का पेपर रहने वाला है, और ये 2021 में जो हमारी विद्यार्थियों सीडीपी आई थी, इसको हम बात करेंगे। तो आज हमारा सेशन पूरा केंद्रित रहेगा 2021 में आए हुए सभी प्रश्नों पर। 2021 की जो सीडीपी है विद्यार्थियों, वो पेपर 1 पेपर 2 की भी हम लेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो आइए पहले 2021 में जो सीडीपी आई थी उसके सवालों को देखते हैं 1 बाय 1 करके, है ना। तो चलिए शुरू करें, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना बेटा। तो चलिए आज का जो हमारा पेपर है उसका पहला सवाल देख लेते हैं, क्या कहता है आज का पहला सवाल। हाँ जी, पहला सवाल है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है कि ये जो है पाई जाती है किसमें? केवल चूहे और बिल्ली में, केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में, तथा जन्मजात व प्राकृतिक दोनों रूप से होती है, और केवल कलाकारों में। बताओ, पहली बात तो विद्यार्थियों यहां एक शब्द आया, देखो क्या हमने कहा सर, यहां पर एक शब्द आया है जिसका नाम है क्या? हमने कहा सर मूल प्रवृत्ति। और इसी मूल प्रवृत्तियों का जनक किसको कहते हैं? हमने कहा सर फादर ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। मूल प्रवृत्तियों का जनक माना जाता है एक व्यक्ति को, जिसका नाम क्या है? हमने कहा सर जिसका नाम है मैकडूगल। बोलो क्या नाम है बेटा? मैकडूगल। और मैकडूगल ने इनका वर्णन किया था अपनी प्रसिद्ध बुक में, किताब में, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बोलो क्या था? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और इस किताब में इन्होंने विद्यार्थियों मूल प्रवृत्तियों का सीधा संबंध किससे जोड़ दिया था? इन्होंने कहा जहां जहां पर कौन होती है? मूल प्रवृत्तियां होती है। कौन होती है बेटा? मूल प्रवृत्तियां होती है। वहां वहां पर हमने कहा सर क्या होते हैं? वहां वहां पर हमारे संवेग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? संवेग। तो संवेग का मतलब क्या? हमने कहा सर इमोशंस होते हैं। तो जहां इमोशन होंगे, प्रत्येक इमोशन के साथ जुड़ी रहेगी हमारी एक मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या बेटा? हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स। और इन्होंने कहा किसी भी इंसान में कुल कितनी मूल प्रवृत्ति होती है? तो इन्होंने कहा कुल 14 संवेग होते हैं, और 14 के साथ 14 हमारी मूल प्रवृत्तियां जुड़ी होती है। और यही मूल प्रवृत्तियों का जनक था मैकडूगल, जिसने कहा कि मूल प्रवृत्ति मतलब बेसिक नेचर है, जिसको आप कभी छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि ये सभी प्राणियों में पाया जाता है, जन्मजात होता है और प्राकृतिक होता है, और आप इसको कभी छुपा नहीं सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखना बेटा, जब जब एक छोटे बच्चे को डर लगता है, भय लगता है, तो वो वहां से क्या कर देता है? पलायन। पलायन मतलब भाग जाता है। क्यों? तो डर के कारण भागना इंसानों में कैसा है? प्राकृतिक, जन्मजात है। अगर किसी बच्चे को भूख लगेगी तो भूख लगने पर वो क्या करेगा? भूख लगने पर वो भोजन की खोज करेगा। ये भोजन की खोज करना एक स्वाभाविक गतिविधि है कि जिसको भूख लगेगी वो भोजन की खोज करेगा। भोजन की खोज एक मूल प्रवृत्ति है जो सभी प्राणियों में जन्मजात और प्राकृतिक होती है। बोलो क्लियर? इसलिए आंसर यहां क्या हो गया? सही। हमने कहा सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान जो है बेटा, इस भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किसमें शामिल है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 का। देखिएगा बेटा, भारत में लागू है क्या? हमने कहा सर भारत में लागू है आरटीई। बोलो क्या लागू है? आरटीई, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन 2009। अब सरकार ने क्या किया बेटा कि इसको जोड़ दिया बेटा, सभी बच्चों के लिए कहा कि हम सभी बच्चों की शिक्षा कैसी कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। फ्री का मतलब कैसी बेटा? मुफ्त। मुफ्त का मतलब क्या? हमने कहा सर मुफ्त का मतलब शिक्षा हम कैसी कर रहे हैं? निःशुल्क करने जा रहे हैं। और साथ में सभी बच्चों के लिए वो शिक्षा कैसी करेंगे? हम कंपलसरी करेंगे। कंपलसरी मतलब सभी बच्चों को ये फ्री में एजुकेशन देना कैसा होगा? हमने कहा सर अनिवार्य माना जाएगा, अनिवार्य किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने बनाया एक अधिनियम जिसका नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन। लेकिन राइट टू एजुकेशन को लीगल दर्जा कब मिलेगा? जब वो कहां ऐड होगी? भारत के संविधान में। तो सरकार ने क्या किया बेटा? भारत की सरकार ने हमारे संविधान में क्या कर दिया बेटा? इस संविधान में कर दिया संशोधन। क्या कर दिया बेटा? संशोधन। और संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया? तो हमने कहा सर संविधान में संशोधन किया। उस संविधान संशोधन का नाम क्या है? हमने कहा सर 86वां संविधान संशोधन। कौन सा बेटा? 86वां संविधान संशोधन किया। और इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखना, हमारे जो शिक्षा का अधिकार है उसको कहां जोड़ दिया? उसको जोड़ दिया हमारे संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 21 में। पहले ये आर्टिकल 21 था जिसमें क्या था? जिसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं।
मतलब हमें किसका अधिकार था बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार था। क्या था जिन साहब? हमने कहा सर स्वतंत्रता का क्या था? अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे बेटा सरकार ने क्या किया? इसमें संशोधन किया और इसका नया नाम बताओ क्या रख दिया? एक और इसमें ऐड कर दिया और वो कर दिया अनुच्छेद 21A। बोलो क्या कर दिया इसमें? इसमें एक नया संशोधन और जोड़ दिया, अनुच्छेद 21A कहो या इसी को हिंदी में क भी कहते हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि अब भारत में रहने वाले सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 के हैं उनको बेटा पहली से 8वीं तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या है? अधिकार। और ये अधिकार पूछा जाए संविधान में कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो हमने कहा सर ये संविधान में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A में। किसमें बेटा? अनुच्छेद 21A में, आर्टिकल 21A में। तो ये बात याद रखना, आर्टिकल 21A जो है ये बच्चों को देता है शिक्षा। और कौन सी उम्र के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। और कौन सी कक्षा के लिए देता है? पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, RTE 2009। डन डन डन। तो आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला सवाल है, क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख कारकों में वर्गीकृत किया है? बताओ व्यक्ति को कौन कौन से भागों में बांटा है? सुडोलकाय, लंबकाय, गोलकाय, इनमें से सभी। बताओ क्या है? देखो बेटा एक किताब है जिसका नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। बोलो क्या नाम है? फिजिक एंड कैरेक्टर। ये किताब किसने लिखी थी? हमने कहा सर फिजिक एंड कैरेक्टर नाम की जो किताब है ये किताब लिखने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम है बेटा क्रेशमर। क्या नाम है? क्रेशमर। और इस क्रेशमर ने क्या किया बेटा? क्रेशमर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। बोलो कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। किसको बांटा 4 भागों में? हमने कहा सर क्रेशमर ने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा और कहा पर्सनालिटी के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा? 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इन्होंने कहा देखो सबसे पहला आ जाता है जिसका नाम है बेटा पिकनिक। बोलो क्या नाम है? पिकनिक। दूसरे का नाम क्या बताया बेटा? दूसरे का नाम बताया एस्थेनिक। क्या बताया बेटा? एस्थेनिक। तीसरे का नाम इन्होंने क्या बताया बेटा? तीसरे का नाम बताया एथलेटिक। क्या बताया बेटा? एथलेटिक। और अंतिम इन्होंने बताया जिसका नाम क्या था बेटा? अंतिम का नाम था डायप्लास्टिक। क्या नाम था बेटा? डायप्लास्टिक। तो बताइए कुल कितने प्रकार हो गए बेटा? हमने कहा सर कुल 4 प्रकार हो गए। और इन 4 प्रकार का नाम ये अंग्रेजी में है तो हिंदी में भी तो कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल है सर। तो जो पिकनिक है, पिकनिक को ही क्या कहा जाता है? पिकनिक जो है बेटा याद रखेंगे, पिकनिक को कहा जाता है गोलाकाय। कौन सी काय बेटा? गोलाकाय। गोल बॉडी वाला आकृति है। काय मतलब काया है तो गोलाकाय। एस्थेनिक का मतलब क्या बेटा? एस्थेनिक को कहते हैं लंबकाय या इसी को कहते हैं बेटा कृशकाय। लंबकाय या हमने कहा सर इसी को क्या कह सकते हैं? कृशकाय। एथलेटिक को क्या कहते हैं बेटा? एथलेटिक को ही कहते हैं सुडोलकाय। कौन सी काय बेटा? सुडोलकाय या इसी को कहा जाता है याद रखना पुष्टकाय। कौन सी काय? पुष्टकाय। और अंतिम जो हमारा प्रकार है बेटा कौन सा? डायप्लास्टिक। इस डायप्लास्टिक को कहा जाता है मिश्रित काय। कौन सी काय बेटा? मिश्रित काय। यानी देखो काय शब्द का मतलब क्या हुआ? काय का मतलब काया, बॉडी, शरीर, देह, हमारी फिजिक। तो बेटा ये किताब किसने लिखी थी? फिजिक एंड कैरेक्टर, क्रेशमर ने। इसमें 4 प्रकार बताए। तो क्या इसमें गोलाकाय यानी पिकनिक है, लंबकाय यानी देखो एस्थेनिक है, और क्या सुडोलकाय यानी एथलेटिक है? हाँ है। तो क्या इन्होंने सभी भागों में बांटा है? हमने कहा सर बिल्कुल सही बात है, इन्होंने 4 भाग बताया और एक चौथा और बताया था जिसका नाम है डायप्लास्टिक। किसने बताया? हमने कहा सर फिजिक एंड कैरेक्टर नाम की किताब में क्रेशमर ने बताया। बोलो क्लियर। और ये जो 4 प्रकार बताए हैं किसके प्रकार हैं? 4 प्रकार व्यक्तित्व के हैं। जो याद रखना किसके आधार पर है? हमने कहा सर ये 4 प्रकार हमारे शारीरिक गुणों के आधार पर है। किसके आधार पर बेटा? ये चारों प्रकार हमारी बॉडी में पाए जाने वाले शारीरिक गुणों के आधार पर है। क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी गुड। अगला देखो क्या है। अगला है टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन करना है? अभिक्षमताओं का, बौद्धिक क्षमता का, अभिवृत्ति का, मूल्य का। पहले तो ये बताओ टीईटी क्या होता है? टी का मतलब क्या बेटा? टी का मतलब टीचर। टीचर्स इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर पात्रता। और अगले टी का मतलब क्या बेटा? टेस्ट। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? हमने कहा सर टीचर का मतलब शिक्षक। क्या है? शिक्षक। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या बेटा? पात्रता। और टेस्ट का मतलब क्या बेटा? परीक्षा। टीचर्स एलिजिबिलिटी परीक्षा यानी कि हमने कहा सर शिक्षक पात्रता परीक्षा। कोई इंसान शिक्षक बनने के लायक है कि नहीं इसका पता चल जाता है जब उसको 150 में से कितने नंबर लाने होते हैं? 90 नंबर लाने होते हैं, ताकि वो परीक्षा में इस पात्रता में क्या हो जाए? पात्रता में पास हो जाए। तभी हमें पता चलेगा कि वो टीचर बनने के लायक है या नहीं। तो अभी आप कौन सी टेट दे रहे हो? यूपी टेट दे रहे हो। तो यूपी टेट का मतलब क्या है? यूपी टेट मतलब उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो उत्तर प्रदेश में बनने वाले शिक्षकों को यह बताता है कि आपके अंदर टीचर बनने की क्षमता है या नहीं है। और इसी का मापन होता है, हमने कहा सर टीईटी का, टीचर की क्षमताओं का मापन करने के लिए, अभिक्षमताओं का, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। बोलो क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड। सो टीईटी आर बेसिकली दोज टेस्ट
विच मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन, और स्पेशली किसका, हमने कहा सर टीचर्स के एप्टीट्यूड अभिक्षमताओं का मापन करता है। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल देखो क्या है बेटा, अगला सवाल, संगणन का जो सिद्धांत है, किसका बेटा, संगणन का सिद्धांत, ये निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत स्मृति की, अधिगम की, अभिप्रेरणा की या सृजनात्मकता की? बताओ किसकी? संगणन का जो सिद्धांत होता है, संगणन का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर एसोसिएशन। क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन की जो थ्योरी है, ये एसोसिएशन मतलब हम चीजों से कनेक्ट होने लगते हैं, संगठन होने लगते हैं, तो ये हमें बताता है कि हमारी मेमोरी कितनी शार्प है। क्या है बेटा? मेमोरी। तो इसका संबंध हमारी मेमोरी से होता है। कैसे कैसे हम एसोसिएट हो जाते हैं चीजों के साथ, आओ समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सेब, सेब यानी एप्पल, तो बताओ आपको क्या याद आता है? जैसे ही मैं कहूंगा सेब एप्पल, तो आपको एक फल, एक फ्रूट याद आ जाएगा जो शायद कुछ ऐसा दिखता होगा। कैसा दिखता होगा? ऐसा। हो सकता है आपका वाला बड़ा हो सकता है मेरा वाला थोड़ा छोटा है। तो आप देखो, जैसे ही मैंने कहा सेब, तो सेब देखते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा ऐसा एक चित्र आएगा, और आपके दिमाग में सेब से रिलेटेड क्या शब्द आएंगे? सेब हमेशा आपको आपके दिमाग में लाल दिखेगा, और आपको नजर आएगा कि ये एक प्रकार का क्या है? फ्रूट है। फ्रूट है मतलब फल है। मतलब मैंने ये नहीं बोला फल, मैंने ये नहीं बोला लाल, मैंने क्या बोला? एप्पल। एप्पल बोलते ही दिमाग में एक लाल कलर आया, एक फ्रूट नजर आया, और वो कहां आया? हमारी मेमोरी में आया। तो ये क्या है? ये हमारा एसोसिएशन है कि हमने नाम एक का बोला और बात दूसरी होने लग गई। मतलब सेब बोलते ही हम लाल और फल नामक शब्दों से क्या हुए? एसोसिएट हो गए, और ये कहां हो रहा है? सारा काम हमारी मेमोरी में हो रहा है। बोलो क्लियर, यस और नो? तो पांचवे का ए इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, अगला सवाल है, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? शॉनेल ने, गॉर्डन ने, बर्टन हॉल ने, सिरिल बर्ट ने? बताओ। शैक्षिक लब्धि, पहली बात तो ये शब्द जहां पर भी आएगा ना बेटा, लब्धि का मतलब क्या होता है? लब्धि का मतलब होता है उपलब्धि। क्या है? उपलब्धि। और किसमें उपलब्धि? शैक्षिक मतलब हमने कहा सर शैक्षिक का मतलब शिक्षा में उपलब्धि, और शिक्षा में उपलब्धि का मतलब क्या हुआ? हमने कहा सर एजुकेशनल अचीवमेंट। क्या है बेटा? एजुकेशनल। उपलब्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अचीवमेंट। तो एजुकेशनल अचीवमेंट के बारे में ये बताता है, और इसी एजुकेशनल अचीवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? एजुकेशनल अचीवमेंट को ही हम कहते हैं बेटा क्या? हमने कहा सर EQ। क्या कहते हैं? EQ। इसका फॉर्मूला क्या है? EA बटा CA इंटू 100। बोलो क्या है? EA बटा CA इंटू 100, जो कहता है कि किसी भी इंसान की शैक्षिक लब्धि जो होती है, कौन सी लब्धि बेटा? शैक्षिक लब्धि जो होती है, ये डिपेंड करती है किस पर? उसके, हमने कहा सर शैक्षिक लब्धि जो होती है वो डिपेंड करती है उस इंसान की शैक्षिक आयु। उस शैक्षिक आयु में आप क्या करोगे? अगर आप शैक्षिक आयु में क्या करोगे बेटा? हमने कहा सर अगर हम शैक्षिक आयु में हमारी वास्तविक आयु का भाग लगाएंगे, किसका बेटा? वास्तविक आयु का भाग लगाएंगे, और उसको गुणा कर देंगे यदि 100 से, तो क्या निकल कर आएगी? शैक्षिक आयु। बताइए आंसर किसने दिया था? क्या बताओगे? हमने कहा सर ये कहने का श्रेय जाता है श्रीमान सिरिल बर्ट को। किसको बेटा? सिरिल बर्ट। अब दो आदमी थे बेटा, याद रखना। एक नाम था बेटा जिसका नाम क्या था? सिरिल बर्ट। बोलो क्या नाम था? एक का नाम था सिरिल बर्ट, और दूसरे का नाम था फिलिप वर्नन। क्या नाम था बेटा? फिलिप वर्नन। और दोनों ने ये दोनों बातें कही थी किसमें? हमने कहा सर बुद्धि के सिद्धांतों में, और जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उसका नाम क्या है? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। कौन सा बेटा? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। पूछा जाए कि बताइए बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या बताओगे? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत देने का श्रेय जाता है श्रीमान सिरिल बर्ट और इनके सहयोगी जिनका नाम है फिलिप वर्नन। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण, उत्तम का मतलब क्या बेटा? बेस्ट, और परीक्षण का मतलब क्या? टेस्ट। इनमें से कौन सा एक बेस्ट टेस्ट की विशेषताओं से भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता? बताओ कौन सा है जो दूसरों से अलग है? एक अच्छे टेस्ट की क्या विशेषता है? क्या एक अच्छे टेस्ट में बेटा हमने कहा सर वैधता। वैधता मतलब वैलिडिटी होना जरूरी है। क्या वो टेस्ट वैलिड होना जरूरी है? बिल्कुल सही। क्या वो टेस्ट जो है वो विश्वसनीय? विश्वसनीय का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर विश्वसनीय का मतलब क्या? वो टेस्ट रिलायबल होना जरूरी है। क्या उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होना जरूरी है? हाँ सर ये भी होना जरूरी है। और क्या उस टेस्ट में एप्टीट्यूड का होना जरूरी है? नहीं सर, हमने कहा सर टेस्ट के द्वारा एप्टीट्यूड नहीं बल्कि एटीट्यूड का पता चलता है। तो एक टेस्ट में हमने कहा सर ये अभिक्षमता नाम की विशेषता नहीं होती है, बाकी सारी होती है। अब देखना बेटा, अच्छे टेस्ट की, गुड टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या है मैं यहां लिख रहा हूं। एक अच्छे टेस्ट में पहली बात क्या पाई जाती है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है।
और क्या पाई जाती है? तो हमने कहा सर वस्तुनिष्ठता के साथ साथ वैधता पाई जाती है, वैलिडिटी पाई जाती है। एक अच्छे टेस्ट में रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता पाई जाती है, रिलायबिलिटी पाई जाती है। एक अच्छे टेस्ट में हमने कहा सर व्यवहारिकता, व्यवहारिकता का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर मीनिंगफुल होना जरूरी है अच्छे टेस्ट का। एक अच्छे टेस्ट का कॉम्प्रिहेंसिव, छोटा नहीं बल्कि बड़ा, व्यापक होना जरूरी है, व्यापकता होना जरूरी है। एक अच्छे टेस्ट की विशेषता है कि वो कंटिन्यूस चलता रहता है और बच्चों की रेगुलर प्रोग्रेस दिखाता है, तो कंटिन्यूटी होना, सततता होना जरूरी है। एक अच्छे टेस्ट की विशेषता है कि वो हर बच्चे के बारे में बताता है कि कौन सा बच्चा पढ़ता है कौन सा नहीं, तो वो डिस्क्रिमिनेटिव या यूं कहूं कि विभेदकारिता को भी दर्शाता है। तो हमने कहा सर ये भी इसकी विशेषता है। तो याद रखना ये जितनी मैंने लिखी है ये सब तो विशेषता है, इनके अलावा अगर कोई भी आंसर आ जाए तो फिर वो विशेषता नहीं है। किसकी? अच्छे टेस्ट की। बोलो क्लियर है, यस और नो? तो बेटा बेहतरीन, अभी तक मैंने 7 सवाल समझाए, उम्मीद करता हूं मजा ही आ रहा होगा अब तक। तो यूपी टेट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये 7 सवाल अब तक हमने किए। आगे बढ़े, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला देखो क्या है, निम्न में से कौन सा एक बुद्धि का सिद्धांत, ध्यान से देखना बेटा, कौन सा एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, बताओ क्या है? क्या है? हमने कहा सर द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि में दिया था, याद करो, एक व्यक्ति ने जिसका नाम क्या था? स्पीयरमैन। क्या नाम था बेटा? स्पीयरमैन। एक तत्व का सिद्धांत याद करो बेटा, बुद्धि में एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? हमने कहा सर ये दिया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम क्या है? अल्फ्रेड वीने। क्या नाम है? अल्फ्रेड वीने। प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है बेटा ये किसने दिया था? हमने कहा सर ये भी दिया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम है सोरेनसन। बहुतत्व का, बहुकारक का सिद्धांत बेटा याद करो ये दिया था किसने बेटा? थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। तो बाकी सभी के सभी हमने कहा सर बुद्धि के सिद्धांत हैं, लेकिन एक जो नहीं है वो याद रखना, ये प्रत्यागमन का थ्योरी ऑफ रिग्रेशन नहीं है। ये याद रखना, ये सिद्धांत बुद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि ये सिद्धांत किसका है बेटा? ये सिद्धांत बाल विकास का है। किसका है बेटा? बाल विकास का है, ना कि बुद्धि का है। बाकी सभी के सभी हमने कहा सर किसके सिद्धांत है? बुद्धि के। चाहे एक तत्व, द्वितत्व, त्रितत्व, बहुकारक, बहुतत्व, समूहकारक, समूह तत्व, बहुबुद्धि का सिद्धांत हो, सारे के सारे बुद्धि के हैं। लेकिन प्रत्यागमन का, समानता का, विभिन्नता का, ये सारे सिद्धांत हमने कहा सर बुद्धि के नहीं बल्कि किसके हैं? बुद्धि की बजाय हमने कहा सर ये सारे के सारे सिद्धांत बाल विकास के, चाइल्ड डेवलपमेंट के। अगला देखो क्या है, इनमें से कौन सी एक विद्यार्थियों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है बेटा? अंतःस्रावी का मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ध्यान से सुनना, कौन सी एक एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये ऐसे समझो कि एंडोक्राइन जितनी भी होती है वो अपने अंदर से निकलने वाले एंजाइम या हार्मोन कहां छोड़ती है? अपने अंदर। कहां? अंदर। और इसका उल्टा किसमें होता है? इसका उल्टा होता है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड में। कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसको हम कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन सी बेटा? बहिर्स्रावी ग्रंथियां। और बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? जो अपने एंजाइम, अपने एंजाइम को, अपने हार्मोन्स को अंदर नहीं बल्कि कहां छोड़ती है? बाहर। तो एक बात बताओ, पीयूष ग्रंथि कहां होती है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर्स, याद आ रहा है? हाँ कि ना? पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ऑफ द मास्टर, यहां होती है। और पीयूष ग्रंथि जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, यहां होती है। एड्रीनलिन हमारे अंदर होती है। थायराइड देखा होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होती है गले में, है ना? थायराइड बढ़ जाता है तो थायराइड भी अंदर है। लेकिन लार, ओहो, लार ग्रंथि जो है ना बेटा, लार एक ग्रंथि तो है पर ये अपने से निकलने वाले एंजाइम, हार्मोन को अंदर नहीं बल्कि बाहर निकालती है। तो देखो आपके मुंह में भी लार आती होगी, लार अंदर आती है कि बाहर? लार अपने मुंह से आती है और ये क्या है? ये बाहर की ओर है, हमें दिखाई देती है। जबकि थायराइड से जो हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, हमें दिखाई नहीं देता। एड्रिनलिन से निकलने वाला जो हार्मोन है वो हमें दिखाई नहीं देता है। पीयूष से निकलने वाला हार्मोन दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अंदर ही होता है इनके। और लार ग्रंथि वो है जो बाहर निकालेगी, अश्रु ग्रंथि वो है जो बाहर निकालेगी, श्वेत ग्रंथि पसीने की वो है जो बाहर निकालेगी, तो हमें दिखाई देगा। तो जो बाहर निकालेगी वो बहिर्स्रावी, बाकी बची सब एंडोक्राइन। क्लियर? अगला देखें बेटा, सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। हमने कहा सर जीन पियाजे ने कुल कितनी अवस्था बताई थी? हमने कहा सर 4 अवस्था, जिसमें पहली अवस्था कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड क्या था? जन्म से लेकर 2 वर्ष। कितना? जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। फिर बेटा हमने कहा सर फिर कौन सी आती है? हमने कहा सर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है, 2 से 7 वर्ष। फिर हमने कहा सर कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक, 7 से लेकर 11 वर्ष।
फिर हमने कहा सर औपचारिक संक्रियात्मक कहां से ऊपर, 11 से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर। तो आप खुद ही समझदार हो, आप बताओ क्या होगा आंसर। जन्म से 2 तो पहली हो जाएगी, और दूसरी बची कौन सी, 2 से 7 वर्ष वाली। हमने कहा सर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं बेटा, प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और यही प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में एक व्यक्ति ने बताया था, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जीन पियाजे। क्या नाम था बेटा, जीन पियाजे। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या बेटा, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब हमने कहा सर सब्जेक्टिव टाइप है, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। जैसा इंसान चाहेगा वैसा वो कर पाएगा। सब्जेक्टिव मेथड कौन सा है, जिसमें व्यक्ति क्या करेगा, जिसमें व्यक्ति खुलकर विचारों को अभिव्यक्त करेगा, खुलकर विचार बता पाएगा। तो बताओ, खुलकर विचार बता पाएगा वो कौन सी है, क्या बताओगे, बहिर्दर्शन, अंतर्दर्शन, निरीक्षण या प्रायोगिकरण। बताओ कौन सा ऐसा दर्शन है जिसमें व्यक्तिनिष्ठता विधि होती है, कौन सी विधि जिसको व्यक्तिनिष्ठ विधि कहते हैं। जल्दी से बताओ कमेंट करके, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताओ एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। हमने कहा सर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर देखिएगा, हाँ जी आंसर क्या हो जाएगा, ओहो हो। हमने कहा सर देखिए, माफ करना बेटा, इसमें अगर हम बात करें तो ये सवाल थोड़ा गलत टाइप हो गया है, माफ कीजिएगा। सब्जेक्टिव नहीं, यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना बेटा, माफ करना। इसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेना, और ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब व्यक्तिनिष्ठ नहीं, माफ करना, वस्तुनिष्ठ पूछा गया है। तो वहां जहां व्यक्ति खुलकर बात नहीं कर सकता है वो विधि कौन सी है, अंतरदर्शन। अंतरदर्शन विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन विधि कहां पर झांकने पर आधारित है, अंदर झांकने, अंदर जांचने पर आधारित है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर झांकने लगता है और अपने आप से सवाल पूछता है, अपने अंदर की बात बताता है। बाकी बहिर्दर्शन बाहर से देखकर, निरीक्षण भी बाहर से देखकर होता है, प्रयोग एक्सपेरिमेंट भी बाहर से होता है। बाकी सब जगह पर खुलकर बताएगा, लेकिन एक जगह नहीं बताएगा, वो ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है, अंतरदर्शन। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। अल्बर्ट बांडुरा का जो निम्न में से नियम है वो किससे संबंधित है, व्यवहारवादी से, सामाजिक अधिगम से, संज्ञानात्मक विकास से या मनोलैंगिक विकास से। बताओ क्या है। अल्बर्ट बांडुरा, याद करो, जिन्होंने निरीक्षण अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, सामाजिक अधिगम का, सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी। तो बताओ इनका सिद्धांत किससे संबंधित माना जाएगा, क्या बताओगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था बेटा, ये तो दिया था सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने कामुकता पर सबसे ज्यादा बल दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद करो बेटा, अभी पढ़ा था हमने, ये किसने दिया, जीन पियाजे ने। और सोशल लर्निंग की थ्योरी किसने दी बेटा, ये दी थी एक व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है बेटा, हमने कहा सर अल्बर्ट बांडुरा। क्या नाम है बेटा, अल्बर्ट बांडुरा। व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया था, व्यवहारवादी सिद्धांतों में जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, और व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक, स्किनर, क्लार्क, हल, पावलो सभी आते हैं। और अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत किससे संबंधित, सोशल लर्निंग थ्योरी से है, जिन्होंने कहा था कि इंसान किससे सीखता है। तो इन्होंने कहा था इंसान जो है वो समाज और अपने संस्कृति को देख कर सीखता है। समाज संस्कृति का योगदान, इसलिए सामाजिक अधिगम का। और क्या करके सीखता है, समाज या संस्कृति को देखकर, देखना ही कहलाता है निरीक्षण, या फिर हमने कहा सर प्रेक्षण द्वारा सीखता है। निरीक्षण, प्रेक्षण या देख कर सीखता है, निरीक्षण, प्रेक्षण या देख कर सीखता है। इसका मतलब बच्चा कैसे सीखता है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है, या फिर इमिटेशन, नकल के द्वारा सीखता है, या फिर किसी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल मतलब मॉडलिंग बनाकर, मॉडल बनाकर सीखता है। तो सीखने के 3 प्रकार बताए थे, ऑब्जर्वेशनल, इमिटेशन और मॉडलिंग। बोलो क्लियर है, यस और नो, डन डनाडन। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला सवाल आपका, अधिगम का पठार, किसका पठार बेटा, अधिगम का पठार। अधिगम का पठार का मतलब क्या हुआ बेटा, हमने कहा सर लर्निंग प्लेटो जो होता है, कौन सा बेटा, लर्निंग प्लेटो जो होता है बेटा, ये निम्न में से किस कारण से बनता है, अभिप्रेरणा के कारण, परिपक्वता के कारण, थकान के कारण, रुचि के कारण। अधिगम का पठार, ध्यान सुनना, अधिगम का पठार क्या है। अधिगम का पठार सीखने की एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है बेटा जहां सीखना क्या हो जाता है, एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां सीखना बेटा, हमने कहा सर स्थिर हो जाता है, एकदम एक सीधी रेखा के समान स्थिर हो जाता है। तो ये जो स्टेज है जहां पर सीखना क्या हुआ, ना तो जिसमें कमी हो रही है, कोई कमी नहीं, कोई वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि क्या हो रही है बेटा, हमने कहा सर सीखना स्थिर हो गया है। इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इसी सिचुएशन को कहा जाता है अधिगम का पठार। तो आप खुद बताएं, आप
कब ऐसा काम करते हैं जब आपको ना तो सीखने का मन हो, ना आप कुछ भूल पा रहे हो। ये सब कब होगा? जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होगे, जब आपको नींद आ रही होगी, जब आपका मन नहीं होगा, रुचि का अभाव होगा, परिपक्वता नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, तो फिर आपका सीखना स्थिर हो जाएगा, आप कुछ भी सीखेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो पिछला पढ़ा है वो भूल जाओगे, वो भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कुछ नया सीख रहे हो, जहां हो वहीं हो। सीखना स्थिर हो जाता है, तो यही अधिगम का पठार कहलाता है। और एक बात याद रखना, अधिगम का पठार जो शब्द है बेटा, ये अधिगम का पठार शब्द दिया था एक व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है? हमने कहा सर उस व्यक्ति का नाम है श्रीमान जेरोम ब्रूनर। बोलो क्या नाम है? जेरोम ब्रूनर। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है बेटा। दर्पण चित्र परीक्षण जो है कौन सा बेटा? मिरर इमेज टेस्ट। कौन सा बेटा? मिरर इमेज टेस्ट जो होता है, ये मिरर इमेज टेस्ट किस मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण के लिए, अधिगम की गति के लिए, सृजनात्मकता के लिए, अभिरुचि के लिए? बताओ। हाँ, किसके लिए होता है? क्या बताओगे इसका आंसर? जल्दी से बताओ, इनकी अंग्रेजी भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, बताओ। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए जो होता है इमेज, इमेज मिरर में इमेज देखना वाला होता है, या फिर स्पीड ऑफ लर्निंग के लिए कि कितनी गति है उसको समझने के लिए होता है, या फिर हमने कहा सर क्रिएटिविटी सृजनात्मकता के लिए होता है, या फिर अभिरुचि मतलब आपके एप्टीट्यूड को जानने के लिए होता है? बताओ, मिरर इमेज टेस्ट किसके लिए बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? तो हमने कहा सर देखिए, मिरर इमेज टेस्ट जो होता है बेटा, दर्पण चित्र परीक्षण, ये किसके लिए बनाए जाते हैं? हमने कहा सर ये टेस्ट आपने कितना सीखा है, उसको आपने वास्तविक जीवन में कितना उपयोग किया है, इसका अंतरण करने के लिए। जैसे आप देखेंगे, एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है और उसका दायां हाथ है, ये रियल में है, ठीक है? तो एक बात बताओ, जो दायां है वो कांच में कौन सा दिखाएगा, और अगर ये व्यक्ति है तो कांच में वो उसका बायां दिखेगा मिरर में। तो एक बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा कि जो हम पढ़ते हैं वो कांच में उल्टा दिखाई देता है, विपरीत दिख जाता है। सिखाया क्लास में था, काम रियल लाइफ में आ रहा है, मतलब जो कक्षा में सीखा उसका उपयोग दूसरी जगह पर हो रहा है, मतलब सीखा हुआ ट्रांसफर हो रहा है। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का अंतरण। जब एक क्षेत्र का ज्ञान, कहाँ का? जब हमने कहा सर एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र के सीखने में क्या हो, दूसरे क्षेत्र के सीखने में एक क्षेत्र का ज्ञान अगर क्या करता है, सहायक होता है, सहायता करता है, हेल्प करता है, तो इसी को ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। बोलो क्लियर? अगला देखो क्या है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। कौन सा बेटा? हमने कहा सर क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि के, अभिक्षमता के, अभिरुचि के? क्लाउड, देखो क्लाउड मतलब क्या? बादल। तो हमने कहा सर बादलों में हमें जो भी दिखेगा वो कभी स्पष्ट नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? अस्पष्ट होगा। और जो भी दिखेगा वो क्या है? एक प्रकार का उद्दीपक है। उद्दीपक का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर एक प्रकार का स्टिमुलस है। क्या है? स्टिमुलस। जो अस्पष्ट दिखाई दे रहा है और पता नहीं चल रहा है क्या है। तो एक काम करें, अगर मैं बादल बनाऊं बेटा, और मान लो मैंने बादलों में एक आकृति बनाई, तो मैं आपसे पूछूं बताओ क्या दिखाई देता है? तो आपको सर ये एक इंसान जैसा दिख रहा है जो शायद डावाडोल डांस कर रहा है। तो जो भी आप देख रहे हो ना, वो बादल में नहीं है, वो कहाँ है? आपके अंदर। कौन से मन में? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। तो हमारे अचेतन मन की भावनाओं को चेतन मन के द्वारा प्रकट करने के लिए कुछ विधियां बताई जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रक्षेपी विधियां या प्रक्षेपण। तो हम क्या करते हैं? हम प्रोजेक्शन करते हैं कि जो हमारे अंदर है उसी को हम बाहर देखते हैं। बादल में कुछ नहीं होता है, हमारे अंदर जो हमारे अंदर होता है वही सामने दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? सामने वाले का व्यक्तित्व। कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा ना कोई। तो अगर आप अंदर से बुरे होगे तो आपको बुरा दिखेगा, आप अच्छे होगे तो आपको अच्छा दिखेगा। दिखेगा वही जो कहां होगा? आपके अंदर, अचेतन मन में। और क्या दिखेगा सामने वाले का? वैसा ही व्यक्तित्व। यही बात क्लाउड पिक्चर टेस्ट में बताई जाती है। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। हाँ जी, निम्न में से शारीरिक विकास, शारीरिक का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर शारीरिक विकास का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, इस फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वातावरण, वंशानुक्रम, खेल एवं व्यायाम, या इनमें से सभी? कौन सा ऐसा है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है? वंशानुक्रम करता है, वातावरण करता है, या फिर हमने कहा सर
खेल का मैदान करता है, व्यायाम यानी एक्सरसाइज करती है, या इनमें से सभी? बताओ आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या है इसका, क्या है बेटा राइट आंसर क्या है? हमने कहा सर राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमने कहा सर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? हमने कहा सर देखिए, विकास वंशानुक्रम और वातावरण की देन है, और इसी वातावरण में बच्चा खेल खेलते हुए व्यायाम करते हुए अपना शारीरिक विकास करता है। तो ये सब के सब बच्चे के बाल विकास को, शारीरिक विकास को, फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सही सूत्र क्या है? सही सूत्र इनमें से कौन सा है? वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु सी बटा एम ए, या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 एम ए बटा सी इंटू 100, या वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100 सी ए बटा एम ए इंटू 100, या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 एम ए बटा सी ए इंटू 100? हमने कहा सर 1912 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टर्न। इन्होंने आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था? एम ए बटा सी ए। लेकिन ये फॉर्मूला क्या था? अधूरा। इस अधूरे सूत्र को पूरा किया था 1916 में एक व्यक्ति ने जिनका नाम था टर्मन, और टर्मन ने इसको पूरा क्या किया? कहा आईक्यू बराबर एम ए बटा सी ए इंटू 100। तो ये पूरा फॉर्मूला आईक्यू का दिया था टर्मन ने, कौन सा? एम ए बटा सी ए इंटू 100, जो ये रहा एम ए का मतलब मानसिक आयु, सी ए का मतलब वास्तविक आयु, इंटू क्या कर लो 100। तो बेटा देखो कितने अच्छे लॉजिकल सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये याद रखना, यूपी टेट भर्ती परीक्षा कंसेप्ट की बजाय, हमने कहा सर फैक्ट की बजाय कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि आपको कंसेप्ट याद है या नहीं। इसको भी याद रखें, कुछ सवाल डायरेक्ट आते हैं, उनका एक ये उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या है, विचारात्मक चिंतन की चर्चा इनमें से किसने की है? रॉस ने, डीवी ने, वुडवर्थ ने, या ड्रेवर ने? कौन सी? विचारात्मक चिंतन है ना, थॉटफुल थिंकिंग जो होती है, इसके बारे में जिसने बताया है उस व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? जॉन ड्यूवी। बोलो क्या नाम है? जॉन ड्यूवी। क्लियर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला है आगमनात्मक तर्क जो होते हैं बेटा। आगमनात्मक तर्क का मतलब क्या बेटा? इंडक्टिव। हमने कहा सर क्या है? इंडक्टिव लॉजिक जो होता है, तर्क जो होता है, रीजनिंग जो होती है, ये इनमें से के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? इंडक्टिव थिंकिंग में क्या है जो शामिल नहीं है? प्रयोग, अवलोकन, सामान्यीकरण या कल्पना। आगमनात्मक तर्क मतलब उदाहरण से नियम की ओर जब आप जाते हो तो आप उदाहरण देते हुए समझाते हो, और लास्ट में व्यक्ति को उस चीज का रूल, उस चीज का जनरलाइजेशन करते हुए उसका नियम समझा देते हो। तो बताओ इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमने कहा सर आगमनात्मक स्तर पर शामिल नहीं है? तो हमने कहा सर आगमनात्मक स्तर पर अगर कोई चीज शामिल नहीं है तो वो कौन सी है? तो हमने कहा सर वो जो नहीं है, तो हमने कहा सर वो है इमेजिनेशन, कल्पना शामिल नहीं है। कल्पनाओं पर आधारित होता है बेटा परिकल्पनात्मक चिंतन। कौन सा बेटा? परिकल्पनात्मक चिंतन होता है, ना कि हमने कहा सर आगमनात्मक होता है। और परिकल्पनात्मक को ही अंग्रेजी में कहते हैं डिडक्टिव थिंकिंग, और डिडक्टिव थिंकिंग का संबंध बेटा आगमनात्मक से नहीं बल्कि निगमनात्मक से होता है। तो यहां हमने कहा सर ये कल्पनाएं जो होगी ये आगमन नहीं निगमन में होती है। बाकी प्रयोग, उदाहरणों का प्रयोग करते हुए सीखना, अवलोकन करते हुए उदाहरणों का सीखना, और सामान्यीकरण द्वारा नियम प्राप्त कर लेना, तो यानी कि किसके द्वारा सीखना? उदाहरण देते हुए किसी चीज का क्या बना लेना? उदाहरण देते हुए किसी चीज का नियम बनाकर सीखना क्या कहलाता है? हमने कहा सर आगमनात्मक चिंतन कहलाता है। लेकिन उसमें व्यक्ति कल्पना नहीं करता है, जो उसके सामने है उसको देखकर सीखता है। देखकर सीखता मतलब इमेजिनेशन का कोई रोल नहीं है। क्लियर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, सीखी गई बात को धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या है? सीखी गई बात को रिटेन किया, माइंड में धारण किया, और फिर से याद आने में असफलता हो गई, तो ये क्या है? ये स्मरण है, विस्मरण है, या फिर बेटा हमने कहा सर चिंतन है? बताओ, किसी बात को आपने धारण किया, पुनः धारण करने में आप क्या हुए? असफल हुए, तो ये एक प्रकार से क्या है? क्या बताओगे ये? हमने कहा सर आपने किसी चीज को धारण किया और फिर से उसको धारण करने में आप असफल हो गए, तो हमने कहा सर ये डीमेमोराइजेशन है, जिसमें आप किसी चीज को भूल जाते हो। किसी चीज को याद करना क्या है? स्मरण में लेना है, और किसी चीज को भूलना क्या है? विस्मरण है। तो हमने कहा सर आंसर क्या है? धारण किया लेकिन पुनः स्मरण करने में आप क्या हुए? असफल, तो ये एक प्रकार का विस्मरण है। ठीक है, फॉरगेट जिसको हम कहते हैं। अगला, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है, तो बुद्धि लब्धि कितनी है? 160, 150, 140, 135। एक बात बताओ बेटा, यहां पर कहा है 5 वर्ष का बालक है मोहन, और मोहन की मानसिक आयु का मतलब क्या बेटा?
मेंटल एज हमको दे रखी है एम ए कितनी है 8 वर्ष, और उस बच्चे की वास्तविक आयु मोहन कितने साल का है वास्तव में, हमने कहा सर है वो 5 साल का है, 5 साल का वास्तविक आयु मतलब ये उसकी क्या है सी है, सी ए कितने साल है 5 साल, तो आई क्यू निकालना है, निकाल देंगे आई क्यू बराबर हमें पता है सर एम ए बटा सी ए इंटू 100 होता है, तो हम क्या कहेंगे आई क्यू में हम क्या करेंगे बेटा फॉर्मूला इनपुट करेंगे, एम ए दे रखिए 8 सी ए दे रखिए 5 इंटू कर लो 100, तो हमने क्या कहा सर ये 5 के पहाड़े से कट गया कितनी बार, हमने कहा सर 20 बार, और 8 दूनी 16 160, आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए का आंसर सही हो जाएगा, कौन सा ए इज द राइट आंसर। डन डनाडन, इतना सिंपल सवाल है बेटा, इतना सिंपल सवाल है। देखो अगला सवाल देखें, अगला क्या है, अगला सवाल है बेटा कि इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है, 50 से 69, 70 से 70 से 79, 36 से 79 या 35 एवं निम्न, बताओ क्या है ऐसा कौन सा स्तर है जहां आप मंद बुद्धि बालकों को ट्रेनिंग दे सकते हो, उसके नीचे जाने के बाद तो आदमी खत्म, फिर कोई ट्रेनिंग वेनिंग का काम नहीं होता है, बताओ कौन सा है, क्या बताओगे कौन सा ऐसा स्तर है जहां तक तो बालकों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, उसके बाद ट्रेनिंग देना जो है बेटा वो थोड़ा मुश्किल, यानी कि मुश्किल का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर कठिन हो जाता है, तो वो क्या बताओगे, हमने कहा सर वो स्तर जहां पर हम बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, जहां तक दे सकते हैं, तो देखो इसके 4 स्तर बताए गए, कितने बेटा 4 स्तर, कौन कौन से हैं, हमने कहा सर सबसे खतरनाक स्तर जो है वो है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या बेटा, इसको हम कहते हैं गंभीर या अति गंभीर, गंभीर या इसी को क्या कह सकते हैं गंभीर या अति गंभीर। उनके ऊपर कौन सा आता है बेटा, हमने कहा सर उसके ऊपर आता है दूसरे नंबर पर, जिसको हम क्या कहते हैं, हमने कहा सर इनको हम कहते हैं माइल्ड, क्या कहते हैं बेटा माइल्ड, माइल्ड मतलब क्या मध्यम स्तर। उसके ऊपर कौन सा बेटा, उसके ऊपर हमने कहा सर तीसरा होता है हल्की मंदता, कौन सी बेटा हल्की, है ना, माफ करना बेटा माफ करना हमने कहा सर देखो यहां पर आ जाएगा मध्यम, मध्यम मतलब क्या बेटा, मध्यम का मतलब मॉडरेट, क्या है मॉडरेट, और मॉडरेट के ऊपर क्या है बेटा, हमने कहा सर उसके ऊपर आती है हल्की, हल्की का मतलब क्या बेटा, हल्की का मतलब होता है माइल्ड, और सबसे ऊपर चौथे नंबर पर आता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमने कहा सर सीमांत मंदता, सीमांत का मतलब क्या बेटा, सीमांत का मतलब होता है बॉर्डर लाइन, कौन सी लाइन बेटा बॉर्डर लाइन। अब समझना जिसका आईक्यू 35 से कम होगा वो कहलाएगा गंभीर या अति गंभीर, जिसका आईक्यू बेटा 35 से लेकर 49 होगा, 35 से 49 वाला मध्यम, उसके ऊपर 50 से लेकर 69 वाला जो होगा वो हल्की, और अंतिम 70 से 85 वाला जो होगा वो सीमांत। सीमांत वाले को पढ़ा सकते हो, हल्की वाले को पढ़ा सकते हो, पर मध्यम वाले को भी पढ़ा सकते हो, पर जिसकी मानसिक मंदता बेटा गंभीर और अति गंभीर है उसको पढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए तो काला अक्षर बिल्कुल भैंस बराबर है, काला अक्षर भैंस बराबर है, तो इसको तो आप बिल्कुल नहीं सिखा सकते हो। लेकिन हाँ वो बच्चा जिसको थोड़ा बहुत विशेष ध्यान देकर स्पेशल एजुकेशन देकर के सिखा सकते हो वो कौन सा है, मॉडरेट वाला 35 से 49 वाला, यहां तक फिर भी काम हो सकता है, 35 से नीचे बिल्कुल काम नहीं होगा, मतलब 35 से ऊपर वालों का सबका काम हो जाएगा, हाँ 35 से ऊपर वाले सब पढ़ सकते हैं, 35 से नीचे वाला अति गंभीर श्रेणी का उसका कोई इलाज नहीं है। तो 35 से ऊपर मतलब कौन सा, 35 के ऊपर हुआ हमने कहा सर 36, तो आंसर क्या है 36 से लेकर 79 या 80 तक के जो होंगे सीमांत तक सिखाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो क्या है बेटा, रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट जो है बेटा, कौन सा इंक ब्लॉट टेस्ट IBT, इसका प्रयोग इनमें से किसके मापन के लिए किया जाता है, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि या अभिक्षमता। हमने कहा सर देखिएगा हम कहेंगे रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट तो किसके लिए था, IBT के लिए था, और ये IBT टेस्ट याद करो बेटा किसने बनाया था, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था बेटा, हरमन रोशांक, क्या नाम था बेटा, हरमन रोशांक, और इन्होंने ये टेस्ट बनाया था, और ये कब बनाए इन्होंने 1911 से 1921 के बीच में बनाया था बेटा। और याद करो इसी का हमने कहा सर भारतीय अनुकूलन किया था एक व्यक्ति ने, और वो भारतीय अनुकूलन किसने किया, हमने कहा सर भारतीय अनुकूलन किया था एक महिला, एक व्यक्ति ने जिसका नाम था जी प्रभु, क्या नाम था बेटा, जी प्रभु। और याद करो इसी IBT टेस्ट का, किसका बेटा, IBT टेस्ट का अगर हम बात करें तो इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं, तो हमने कहा सर ये जो टेस्ट है इसमें कुल कार्डों की संख्या होती है बेटा 10, कितनी होती है 10, 10 को 3 भागों में बांटा जाता है, 5 + 2 + 3, जिसमें हमने कहा सर 5 कार्ड तो कैसे होते हैं, 5 कार्ड वो होते हैं जिन पर 2 रंग होते हैं, एक होता है काला, दूसरा होता है सफेद। 2 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर 3 रंग होते हैं, कौन कौन से बेटा, हमने कहा सर एक होता है काला,
दूसरा होता है सफेद, और तीसरा होता है बेटा कौन सा, हमने कहा सर लाल। कौन सा, लाल। अच्छा, फिर हमने कहा सर एक कार्ड, 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिन पर कैसे होते हैं, हमने कहा सर रंगीन चित्र होते हैं। तो ये जो रंगीन चित्र होते हैं इनके द्वारा व्यक्ति का क्या पता लगाया जाता है, व्यक्तित्व लगाया जाता है। और ये बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही पक्षों की जानकारी देने वाला व्यक्तित्व का एक बेस्ट, अभी तक का सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोशा। अगला देखो क्या है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। इनमें से कौन सा एक भूलने का कारण नहीं है, स्मरण की इच्छा, सीखने की कमी, मानसिक द्वंद या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। इनमें से देखो बाकी 3 ऑप्शन हमेशा वो बताएंगे कि बाकी सब भूलने का कारण है। क्या सीखने की दोषपूर्ण विधियां, गलत तरीके से सिखाओगे तो बच्चे भूल जाएंगे, हाँ सर। क्या मानसिक द्वंद होगा, दिमाग में कंफ्यूजन होगा तो भी भूल जाएंगे, हाँ। क्या खुद के सीखने की कमी है तो भी भूल जाएंगे, हाँ। लेकिन एक वो आंसर जो कहता है कि नहीं, बच्चा कभी नहीं भूलेगा बल्कि उसको याद रहेगा, तो वो तरीका कौन सा है, हमने कहा सर जो विस्मृति का कारण नहीं है वो है कि अगर किसी बच्चे की सीखने की इच्छा है, मेमोरी को हमने कहा सर मेमोराइज करने की इच्छा है, डिजायर है, तो फिर वो चीजों को भूलेगा नहीं, मेमोराइज करेगा, मतलब वो याद रखेगा। अगला सवाल देखो क्या कहता है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर डेटा। क्या है डेटा, कौन सा डेटा, हमने कहा सर वो विज्ञान, वो साइंस जो हमने कहा सर न्यूमेरिकल डेटा जो होता है, नंबर वाला डेटा, उसको एकत्रित करके विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो क्या कहलाता है, गणित, सांख्यिकी, ज्यामिति या संभाव्यता। जो डेटा को क्या करता है, हमने कहा सर डेटा को इकट्ठा भी करता है, विभाजित भी करता है, प्रेजेंट भी करता है, कंपेयर भी करता है। तो ये प्रेजेंट करने वाले आपने पढ़े होंगे बेटा मीन, मोड, मीडियन। पढ़े क्या बेटा, मीन, मोड, मीडियन आपने बचपन में पढ़े होंगे, याद करो। मीडियन का मतलब क्या था, माध्य, माध्यिका, बाहुलक, याद आ रहा है कुछ, हाँ। मोड जिसको हम हिंदी में क्या कहते थे, बहुलक। इनमें हम जो डेटा होता था स्टैटिस्टिक्स से, उसको क्या करते थे, हमने कहा सर वो जो सब्जेक्ट था उसका नाम था, हमने कहा सर क्या, उसका नाम था स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करके उनको कंपेयर करना, टेबल बनाना, है ना, औसत लेना, एवरेज लेना, सिग्मा, याद करो, ये सब चीजें उपयोग में ली होगी किस सब्जेक्ट में, सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब क्या बेटा, स्टैटिस्टिक्स। क्या है, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में ये सब काम किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो क्या है बेटा, अगला सवाल आपका, इनमें से कौन सा है जो बाकी जगहों से विभिन्न है, शेष से भिन्न अलग कौन सा है ना, ऑड इवन आउट बताना है। 16 पीएफ टीएटी परीक्षण, रेवन का परीक्षण या ड्रॉमेन टेस्ट, बताओ कौन सा है, इनमें से कौन सा टेस्ट है जो दूसरों से भिन्न है। 16 पीएफ पर्सनालिटी का है, टीएटी परीक्षण पर्सनालिटी का है, रेवन प्रोग्रेसिव बुद्धि का है, ड्रॉमेन टेस्ट हमने कहा सर बुद्धि का है। लेकिन हमने कहा सर क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमने कहा सर देखो वो जो दूसरों से भिन्न है वो कौन सा है, हमने कहा सर देखिएगा, हमने कहा सर क्या हो जाएगा आंसर, हमने कहा सर अगर राइट आंसर की बात करें तो ड्रॉमेन टेस्ट भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व बता देता है। लेकिन रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, ये याद रखना, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो होता है ये बुद्धि का परीक्षण है। किसका है बेटा, इंटेलिजेंस का टेस्ट करता है, ना कि हमने कहा सर केवल किसका, व्यक्तित्व का। बाकी तीनों हमने कहा सर, बाकी तीनों किसका करते हैं, हमारी हमने कहा सर पर्सनालिटी का करते हैं। बाकी तीनों जैसे 16 पीएफ पर्सनालिटी का, टीएटी भी किसका करता है, हमारे पर्सनालिटी यानी हमारे व्यक्तित्व का करता है। अच्छा, ड्रॉमेन टेस्ट भी हमने कहा सर हमारी पर्सनालिटी यानी हमारे व्यक्तित्व का करता है। लेकिन रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज किसका करता है, बुद्धि का करता है। अगला देखें क्या है अगला सवाल, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या है, 9, 8, 10, 9.5, बताओ। सिंपल सा सवाल है, हालांकि ये गणित का सवाल है, अपने शिक्षण विधियों के अनुसार यहां गया है। 27 नंबर सवाल, मात्र 3 सवाल और है इसके बाद। हाँ जी, बताओ आंसर क्या हो जाएगा, क्या बताओगे। हमने कहा सर 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर देखिए, इधर से ये काटो, इधर से ये काटो, इधर से ये काटो, इधर से ये काटो, अब क्या बचे बेटा, 9 और 10। और बताओ 9 और 10 दोनों के मध्य का अंक कौन सा है, दोनों के मध्य का बीच का अंक कौन सा है, 9 और 10 के बीच में आता है 9.5। ये हो गया आंसर, खत्म। इतना सिंपल, सोचो कितना सिंपल। अगला देखो क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि जो है बेटा, अंतर्दृष्टि का मतलब क्या, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बेटा, जिसको याद रखना, जर्मन भाषा का एक शब्द है, गेस्टाल्ट से प्रेरित माना जाता है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा, जर्मन भाषा का शब्द है
गेस्टाल्ट से प्रेरित माना जाता है। और इस गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है बेटा? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्णाकार, या इसी को कह सकते हैं बेटा हम क्या कह सकते हैं? समग्राकार। क्या कहते हैं? संपूर्णाकार या समग्राकार। और ये प्रेरित माना जाता है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों से, जिसमें 3 लोग देखने को मिलते हैं। और वो 3 लोग कौन कौन है बेटा? हमने कहा सर एक का नाम है कोहलर, दूसरे का नाम है कॉफका, और तीसरे का नाम है बेटा मैक्स वर्धेमर। और तीनों ने मिलकर हमने कहा सर जो प्रयोग किए थे, उस प्रयोग में जो जानवर था वो जानवर कौन सा था बेटा? हमने कहा सर उस जानवर का नाम है चिंपैंजी। और वो चिंपैंजी जिसके ऊपर प्रयोग किए उसका नाम है सुल्तान। और सुल्तान पर इन्होंने प्रयोग किए थे कब? हमने कहा सर सुल्तान पर इन्होंने प्रयोग किए थे 1912 से लेकर 1918 के बीच में। कहां पर? अमेरिका के पास में एक जगह है जिसका नाम है कैनेरी द्वीप। कौन सा द्वीप? कैनेरी आइलैंड पर इन्होंने प्रयोग किए थे। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। वेरी गुड। अगला सवाल देखो क्या है। मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? संवेग, संज्ञान, संवेदना, कहलाना। पहला ही सवाल जब आज पढ़ाया था बेटा, पहली चीज ही यही पढ़ाई थी। बताओ, मैकडुगल ने कहा था 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के क्या होते हैं? संवेग। संवेग का मतलब क्या बेटा? संवेग का मतलब होता है इमोशंस। तो 14 टाइप्स ऑफ इमोशंस आर डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर बेसिक नेचर, दैट इज हमने कहा सर मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। जहां जहां मूल प्रवृत्ति होती है वहां वहां हमारा बेसिक नेचर, या जिसको हम और क्या कह सकते हैं? बेसिक इंस्टिंक्ट्स भी कह सकते हैं, ये संबंधित होते हैं। और बताओ मूल प्रवृत्तियों का जनक कौन था? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन है? मैकडुगल। अगला सवाल देखो क्या है बेटा। पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदनाओं को क्या देना? जब संवेदनाओं को अर्थ मिल जाता है, सेंस को मीनिंग मिल जाए, तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेदना, अभिप्रेरणा, कल्पना। देखो बेटा, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी क्या है? हमने कहा सर ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है संवेदना। क्या है बेटा? संवेदना जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंस। लेकिन ये सेंस जो होता है ये सेंसलेस होता है, इसीलिए हमने कहा सर ज्ञान प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी जो होता है, ज्ञान प्राप्ति की सेकंड स्टेयर किसको माना जाता है? हमने कहा सर ये माना जाता है प्रत्यक्षीकरण को। किसको बेटा? प्रत्यक्षीकरण को, परसेप्शन को। और वो परसेप्शन कैसे बनता है? हमने कहा सर जब हमारा सेंस जो होता है, क्या होता है हमारा सेंस का मतलब क्या बेटा? संवेदना। इस संवेदना में अगर हमारा क्या जुड़ जाए? नॉलेज जुड़ जाए, अर्थ जुड़ जाए, मीनिंग जुड़ जाए, ज्ञान जुड़ जाए। ज्ञान मतलब किसी भी चीज का क्या जुड़ जाए? अर्थ। तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण बन जाता है। इसीलिए हमने कहा सर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर? तो ये 30 सवाल थे बेटा आज आपके 2021 आए हुए यूपी टेट भर्ती परीक्षा में है। सीडीपी के 30 सवाल मैंने पूरे करा दिए 2021 के। तो आज पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन था। ऐसे और भी सेशन होते रहेंगे जिनमें और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी और डिटेल व्याख्यात्मक हल आपको दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर मजा आ रहा है और रोजाना ऐसी क्लासेस कंटिन्यू रखो, तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताओ। आज की क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी विद्यार्थियों आपके अपने लक्ष्य जूनियर्स के टेलीग्राम चैनल पर, या फिर लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के हमारे मेन चैनल पर। आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का सक्रिय सदस्य। तो कैसी लगी आज की क्लास, और क्या आप चाहते हैं कि इन क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए? खत्म होने के बाद वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए यही कहूंगा कि चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। यूपी टेट ऑल द बेस्ट।